अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं डिस्क्राइब द परचेसिंग प्रोसीजर इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। स्टेप्स इन प्लेसिंग ऑर्डर बेसिकली आज हमने पढ़ना है। बाइंग एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द परचेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। Purchases are made in bulk quantities. The following steps are taken in purchasing. होता क्या है, जो परचेसिंग होती है ना वो बल्क क्वांटिटीज में होती है, और जब बल्क क्वांटिटी में ख़रीदारी होती है तो इन चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी बात शुरू करें तो सबसे पहला है बाइंग एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। अब इसमें पहला है कि डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स। जब भी ज़ाहिर है कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो अनलेस हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको नहीं ख़रीदेंगे ना भाई। बगैर ज़रूरत के अमूमन कोई चीज़ नहीं ख़रीदी जाती जब तक कि आपको किसी पर भरम ना जमाने हो, इम्प्रेशन ना देना हो, तो बंदा कोई भी चीज़ बगैर ज़रूरत के नहीं ख़रीदता। तो यही इसमें बताया गया कि भाई सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स होती है कि आप अपनी ज़रूरतों को एनालाइज करते हैं कि आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अपनी ज़रूरतों को एनालाइज करने के बाद उसी हिसाब से आप क्या करते हैं जी, ख़रीदारी करते हैं। ठीक है। So before deciding to buy, the need must be determined. Usually, it is their possibility of the stock room that maintains a list of stock in balance. Its duty is to keep up the stock at certain levels, and the moment it falls below a certain level, it informs the purchasing department about the need of the product, the request for the replenishment of the shortage in the stock is called purchase requisition, which is used for two purposes. Number one, it contains the detail of required goods, its brands, quality grades, and the like. It acts as a warning that the stock of certain material has fallen below the safety margin. अच्छा जी। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि स्टॉक रूम होता है कि स्टॉक मेंटेन किया जाता है। स्टॉक रूम में वो ये मेंटेन करते हैं और इस बात को मेक श्योर करते हैं कि एक ख़ास क्वांटिटी जो है ना वो हमें मेंटेन करनी है। एक ख़ास क्वांटिटी, ठीक है ना, एक ख़ास क्वांटिटी हमें मेंटेन करनी होती है और वो मेंटेन करके हम उसे लोगों में शेयर करते हैं। ठीक है। अब हर चीज़ की एक ख़ास क्वांटिटी जब हम मेंटेन करते हैं और जैसे ही उससे बिलो अगर हो जाए, जैसे ही उससे बिलो होगा तो वहीं पर है ना वो अलार्मिंग हो जाएगा और जो स्टोर वाला है वो परचेसिंग डिपार्टमेंट को लिखेगा कि भाई ये चीज़ जो है ये कम से कम हमारे पास 20 यूनिट इसके होने चाहिए, इसके यूनिट कम हो गए तो आप एक काम करें कि आप इसको दोबारा ख़रीदने के लिए प्रोसेस शुरू कर दें। ठीक है जी। अब 20 से वो 10 हो गए थे, वो दोबारा 10 खरीद के 20 कर दिया गया, फिर 20 से 10 होंगे, फिर खरीद के 10 उसको, यानी कि एक खास जो है ना उसे मेंटेन किया जाएगा। जब एक खास क्वांटिटी मेंटेन होती है तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, कोई शॉर्टेज बीच में नहीं आती और कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। लेकिन अगर मेंटेन ना हो प्रॉपर, ठीक है जी, मेंटेन ना हो तो फिर इश्यूज जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, so before deciding to buy, the need must be determined. Usually it is their responsibility, their possibility. अब इसके दो तरीके होते हैं। एक उसमें होता है कि आप सारी, दो पहलू होते हैं इसके। एक पहलू क्या है कि भाई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको लें। दूसरी एक वार्निंग होती है कि भाई अगर आपने नहीं ख़रीदा तो आने वाले वक्तों में आपकी चीज़ें शॉर्ट भी हो सकती हैं, और जब शॉर्ट होंगी तो फिर इशू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसमें बताया गया। बिलाल भाई, बिलाल या समीर नाना में। अच्छा,
तो ये था डिटर्मिनेशन नीड्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मालूम करेंगे कितने की हमें ज़रूरत है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेड्स। हर चीज़ की क्वालिटी होती है, ग्रेडिंग होती है, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ग्रेडिंग और उन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, इससे हमें फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी ख़रीदने के अंदर कि भाई ये चीज़ ख़रीदनी थी, गलत चीज़ आ गई। ए क्लास के सामान ख़रीदना था, बी क्लास का आ गया, या बी का ख़रीदना था, सी क्लास का आ गया। मिसाल के तौर पर वही, अगर आपको याद हो OPTP की जो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि पोटैटो आपने ख़रीदने थे इस तरीके के OPP के आप फ्राइज़ बेच सकें, लेकिन अगर आपने हल्की क्वालिटी के ख़रीद लिए तो फिर वो आप नहीं बेच सकेंगे ना, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होता है। इस तरह जीन्स वगैरह, कपड़े वगैरह, कपड़ों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जाती है और इसका ख्याल रखा जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेड्स के बाद है सर्वे ऑफ मार्केट रिसर्च। सर्वे ऑफ मार्केट रिसर्च कि भाई प्लेसिंग ऑर्डर इतना आसान नहीं होता, पहले आपने मार्केट देखनी होती है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ में ज़्यादा खरीद फरोख्त हो रही है, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, किस चीज़ की वैल्यू कम है, ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना होता है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जो बेसिकली आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी और जिसका मार्केट में ट्रेंडिंग ना हो, और अगर आप वो बगैर किसी ट्रेंड की कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो वो आपके गले पड़ जाती है। क्या गले पड़ जाएगी कि भाई अब मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आपने खरीद ली। पूरी दुनिया में कोई उसको खरीद नहीं रहा था, आपने खरीद कर उसको अपने घर ले गए, क्योंकि अब आप खरीद के अपने घर ले गए तो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी, ठीक है। और इट विल कॉस्ट ह्यूज लॉस, आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, ठीक है जी। तो सर्वे मार्केट रिसर्च में क्या क्या देखेंगे। नंबर 1, द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द टाइप ऑफ मर्चेंडाइज द डील। सबसे पहले आप उसकी लोकेशन देखेंगे और वो किस किस टाइप्स में डील करता है। और आप मार्केट से और लोगों से भी, सुनना तरीका भी यही है कोई भी चीज़ खरीदने का, ये कम से कम 4-6 लोगों से आप पहले मशवरा करें, देखें, भालें। 4-6 लोगों से आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप खरीदारी करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है the quality, variety and brands available। the quality, variety and brands available में क्या है कि कौन कौन सी ब्रांड्स और क्वालिटी उसके पास अवेलेबल है, मार्केट में कौन सी अवेलेबल है, मार्केट में बिक कौन सी रही है। अगर भाई शटल कॉक वाला जो बुरखा था कुछ लोग घरों में रह गया है, वो बुरखा अगर आप जो गर्ल्स इस वक्त मेरे साथ हैं उनको दिया जाए पहनने के लिए, फ्री में भी आप लोग वो बुरखा लेने को तैयार नहीं है। ये आप लोगों की हालत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस मार्केट में आप ट्रेंडिंग नहीं है ना, आपको कौन सा चाहिए, जो आप लोग पहन के आती हैं अबाया, वो जो मार्केट में चल रहा है ना वही आप लोग पहन कर आते हैं और वही आप पहने, भले से वो महंगा भी। आप सस्ते और महंगे के चक्कर में नहीं जाते, आप फैशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, इसी को आपने फॉलो करना है। बीइंग अ बिजनेसमैन आपको वही चीज़ बेचनी होती है जो मार्केट में चल रही है, जो मार्केट में लोग खरीदने को तैयार हैं। The quality, variety and brands available. Competitive prices. Prices are the crucial factor to decide whether we are going to purchase something or not. तो कीमत जो है ना वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कीमत में आगे पीछे हो जाए तो लोग खरीदने से इनकार ही कर देते हैं। तो हमें कम्पेटिटिव प्राइस पर बेचना होगा, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। टू सेल द गुड्स ऑन कम्पेटिटिव प्राइसेस, के सामान को बेचो कैसी कीमत पर, कम्पेटिटिव प्राइसेस पर सामान को बेचो। इसके बाद है नंबर 4, सर्विसेज। सर्विसेज, वारंटीज एंड गारंटीज अवेलेबल विद द गुड्स। तो बस सर्विसेज, वारंटी और गारंटी जो ये अवेलेबल होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन गुड्स, क्या भाई आप बेच क्या है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके गुड्स पर ये डिपेंड करेगा कि भाई अगर वो चीज़ है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो उसकी सर्विसेज, जनरेटर है बड़े वाले जो जनरेटर होते हैं 50-50 लाख रुपए के जनरेटर, अब वो आप ऐसे नहीं खरीद सकते बगैर सर्विसेज के ना।
और गारंटी के से नहीं खरीद सकते। क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू बायर्स, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें उधार भी मिल जाते हैं, तो ये भी आपने देखना होगा कि कितना उधार आपको मिल रहा है और हाउ विल यू पे टू इट, आप इसको पे कैसे करेंगे। डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड यानी कि कितने वक्त में डिलीवरी होगी, 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 8 महीने, ठीक है जी, 1 साल, 2 साल, 5 साल। और डिलीवरी ऑफ गुड्स कम से कम भी 30 दिन, बहुत सारे जो बड़ा सामान होता है इस तरह 3 साल लगते हैं। अगर आप बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर देते हो 3 साल बाद आएगी। जो बड़े पावर प्लांट्स होते हैं उसमें 5-5, 10-10 साल के एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई फला टाइम पर हमें वो चीज़ रिसीव होगी, तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद सेल्स रिटर्न फैसिलिटी। सेल्स रिटर्न फैसिलिटी क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो क्या वो वापस भी हो जाएगी, क्या मार्केट में वो वापस होती है, क्या हमारा जो बंदा है वो भी वापस करेगा। तो ये चीज़ भी हमें देखनी होती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और हमारा वाला जो बंदा है वो हमसे किस तरीके से इसमें डील कर रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स ऑफर्ड। कैश में लेने में कितने का मिलेगा, क्रेडिट में लेने में कितने का मिलेगा, ठीक है जी। कैश में कितने का और क्रेडिट में कितने का, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है जी। अगर हमें कैश में महंगा मिलेगा तो हम कैश में नहीं खरीदेंगे, हम क्रेडिट में खरीदेंगे। क्रेडिट में महंगा मिलेगा तो हम कैश की तरफ जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे अपनी जेब कि हमारी जेब में पैसा कितना है, क्योंकि द अमाउंट इन योर पॉकेट विल आल्सो डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू परचेज ऑन कैश और क्रेडिट। अगर हमारी जेब में पैसा ज़्यादा है, अगर हमारी जेब में पैसा ज़्यादा है तो हम उसको कैश में ही खरीदना चाहेंगे, लेकिन अगर हमारी जेब में पैसा कम है तो फिर हम क्रेडिट साइड पर भी जा सकते हैं। Whether the supplier will ignore the buyer, will not ignore the buyer during the times of shortage of goods. हमें सप्लायर में ये चीज़ भी देखनी होती है कि भाई देखिए हमें सदा सामान जो है रेगुलर पेमेंट में नहीं मिल रहा होता। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान शॉर्ट हो जाता है या वो मुश्किल से मिल रहा होता है, तो ऐसे टाइम में हमें बंदा सही टाइम पर देगा या नहीं, हमें हमारा ख्याल रखा जाएगा या नहीं। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि शॉर्टेज के वक्त में वो हमारा ख्याल रखे और हमें अलग से हमारी डिमांड को मीट करे और हमें वो पेमेंट करता रहे और हमें सामान देता रहे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेदर द सप्लायर विल नॉट इग्नोर द बायर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बार्गेनिंग और हैगलिंग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप बार्गेनिंग के बाद खरीदते हैं। आप डायरेक्ट कैश नहीं खरीदते बल्कि आप उसमें बार्गेनिंग का फैक्टर रखते हैं और बार्गेनिंग के बाद आप वो सामान खरीदते हैं, ठीक है जी। If it is routine buying, the order will be placed immediately after receiving the requisition. एक रूटीन बाइंग होती है, रूटीन बाइंग में ना वो नहीं होती अल्लाह भला करे, क्या होता है ये बार्गेनिंग। रूटीन बाइंग में बार्गेनिंग नहीं होती। रोजाना अंडे आते हैं आपके घर में, रोजाना डबल रोटी आती है, रोजाना दूध आता है, आटा आता है, चावल, चीनी, दही, इन चीजों में जाकर बार्गेनिंग नहीं होती। आप डायरेक्ट जाते हो खरीदते हैं, कोई बार्गेनिंग का चक्कर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रूटीन में है ना, रोजाना आपने वही चीज खरीदी तो उसमें इस तरह का चक्कर नहीं होता। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट anything that is purchased occasionally, not frequently, अगर कोई चीज़ जो कभी कभी खरीदी जाती है और मुसलसल अगर नहीं खरीदी जाती तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है। Much inquiry into the market will not be necessary because of the availability of the regular tested and trusted source of supply. Routine buying is made for goods which are standardized, have fixed prices, and do not need haggling and are bought repeatedly. ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या है कि भाई रूटीन बाइंग में तो कोई नहीं होती बार्गेनिंग, लेकिन जो इरेगुलर बाइंग होती है, जो ओकेजनली होती है, जो कभी होती है, वंस इन लाइफ जो होती है, उसमें और अब बड़ी पेमेंट आपकी हो रही होती है ना, तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर फुल टाइम आपकी बार्गेनिंग का चक्कर चलता है। फुल टाइम आप बार्गेनिंग करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं, ज़्यादातर सामान लेना चाहते हैं कम पैसे देकर। और अगर आप बेच रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसे लेकर कम सामान देना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना आप कि आप इस साइड पर आए या उस साइड पर आए, वेदर यू आर वर्किंग एज अ बायर और एज अ
seller. Placing order. Having gone through the above steps, the buyer places the order. It specifies brand, grade, quality, quantity, or number of prices, price, amount, discount, delivery date, and mode on the receipt of the shipment of goods are compared with the order from. बार्गेनिंग भी हो गई जी. आप बार्गेनिंग में डिसाइड हो गया कि आप क्या करेंगे और कितना आप खरीदो फरोख्त करेंगे. ठीक है जी. तो जब बार्गेनिंग भी आपकी हो गई, बार्गेनिंग के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि भाई आपने कितना माल खरीदना है. प्लेसिंग ऑर्डर, स्टेप नंबर 5. Having gone through the above steps, the buyer places the order. It specifies brand, grade, quality, quantity, or number, price, amount, discount, delivery date, and mode on the receipt of the shipment of goods. Shipment goods are compared with the order form. ठीक है जी. यानी आप ये तमाम चीजें जो है इनका ध्यान रखते हुए आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. ठीक है जी. तो दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग ऑर्डर. प्लेसिंग ऑर्डर बहरहाल बहुत ज़्यादा अहम होता है हर हालत में. ठीक है जी. तो अच्छा जी, समझ में आ रहा है. अच्छा, प्लेसिंग ऑर्डर के बाद है फॉलो अप. एक बार आपने प्लेसिंग ऑर्डर कर दिया, नेक्स्ट इज फॉलो अप. हैविंग प्लेस द ऑर्डर, फॉलो अप बिकम्स अननेसेसरी. जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. साथ साथ आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे. बायर्स रिमेन इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद सप्लायर टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी. और बायर्स क्या करते हैं, रेगुलर रहते हैं इन कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी. टाइमली डिलीवरी के लिए वो इसके कंटिन्यूअसली इसमें रहते हैं. ठीक है जी. अच्छा. अच्छा, एक मैसेज आया है. सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है. अच्छा, क्या मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? मैं चिल्लाना शुरू करूँ क्या? मुझे कंफर्म कीजिएगा, सो डैट मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा. यही है. फॉलो अप के बाद है रिसीविंग गुड्स. रिसीविंग गुड्स क्या है? ऑन द रिसीट ऑफ द शिपमेंट द गुड्स आर चेक फॉर देयर क्वालिटी. फॉलो अप के बाद क्या है? फॉलो अप भी हो गया, अब सामान आ जाएगा. So on the receipt of the shipment, the goods are checked for their quality, grade, quantity, or number. If everything is found satisfactory, they are sent to the storeroom where they will be supplied according to requisition. ठीक है जी. अच्छा अच्छा, चैट भी डिसेबल हुई हुई है. मैं चैट इनेबल कर देता हूँ. हाँ यार, सही बात. ये बोलो यार, कोई चैट में से कुछ लिख ही नहीं रहा जी. चैट आप देख सकते हैं और मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भी फिलहाल खोल दिया. अच्छा. अच्छा, देखें, आप में से अगर किसी को आवाज़ कम आ रही है ना, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी तरफ से नेट के कोई इश्यूज होते हैं, तो फिर आपको आवाज़ स्लो आती है. ठीक है. खैर, आगे बढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ द गुड्स आर नॉट इन अकॉर्डिंग विद देयर ऑर्डर, द सप्लायर विल बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन. भाई, हमने सामान रिसीव किया. सामान जब हम रिसीव करेंगे, नंबर 1 हम क्वांटिटी देखेंगे, नंबर 2 हम क्वालिटी देखेंगे, नंबर 3 हम देखेंगे कहीं से डैमेज तो नहीं है. अच्छी तरह से उसको चेक करने के बाद हम उसको स्टोर रूम में रखेंगे, अगर हम हर चीज़ से मुतमईन हो जाते हैं. कंडीशन नंबर 2, अगर हम मुतमईन नहीं होते हैं तो हम उस सामान का क्या करेंगे? उस सामान को लपेट लपाट के दोबारा उस बंदे के मुंह पर मारेंगे कि ये सामान सही नहीं है, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं या हम तुमसे मुफ्त में ले रहे हैं, हमें सामान सही चाहिए. उससे हल्का फुल्का आप भरम इज़हार बरहमी भी कर सकते हैं और वो बंदा आपकी सुनेगा लाजमी, क्योंकि भाई जब आप उसको नोट देकर सामान ले रहे हैं तो उसको अब आपकी सुननी भी पड़ेगी. ठीक है. आई हैव ओपन द चैट ऑप्शन. तो आप अगर चाहें, अब आप चैट में कुछ कह भी सकते हैं. अच्छा. नाउ रिसीविंग गुड्स हो गया, तो यहाँ पर प्लेसिंग ऑर्डर जो था वो खत्म हो गया. सामान चेक करने के बाद जब आपको सामान समझ में आ गया तो अब आपकी कहानी खत्म. क्लास कितने बजे शुरू हुई? 2 बजे बेटा. 2 बजे का टाइम था. 2 बजे 2:05 ऐसे कुछ शुरू हुई क्लास. चलिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग.
ये तो मैंने पढ़ा दिया, जरा कंफर्म कीजिएगा, मुझे याद आ रहा है मैं पढ़ा चुका। जरा कंफर्म कर दें फौरन चैट में, तो अगला सवाल है ना, ये तो बोलूं। जी सर, जी सर, यस सर। हमजा शाह, ओके। अच्छा, तो ये दोनों सवाल याद करने हैं आपका ना, आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। जो सबसे अच्छा टेस्ट करेगा उसको खाना खिलाया जाएगा मेरी तरफ से। Study buyer's behavior is the basic need of marketing planning comments. Classification of buyers. बड़ा जबरदस्त सवाल है ये नहीं पढ़ाया ना मैंने, ये पढ़ाना पड़ेगा। चलें जी, ये सवाल शुरू करते हैं। अच्छा सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है ये। अच्छा, ये ना इसमें मैंने आपको कहा था ये भी आपने बनाना है, ये जो बना हुआ है ना, ये आई थिंक आपके नोट्स में बना हुआ है, देख लीजिएगा। ये भी आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है इसमें हम देखेंगे बायर्स के बिहेवियर के बारे में, कि बायर का बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। बायर का बिहेवियर हमें देखना होता है। कोई बायर होता है जो प्राइस के ऊपर मरता है, कोई बंदा होता है जो प्राइस की जगह क्वालिटी पे मरता है, कोई बंदा सिर्फ ना प्राइस पे मरता है ना क्वालिटी पे, सिर्फ उसकी खूबसूरती पे बंदा मर जाता है, वो सबसे बेवकूफ होता है। इंसान को चाहिए कि क्वालिटी देखे, प्राइस भी देखी जा सकती है, ठीक है जी। सर ये नोट्स में है। बेटा ये नोट से ही तो पढ़ा रहा हूँ, आपके पास होना चाहिए नोट्स में। ये एमन कोई आपकी क्लास में थी, एमन? यस सर। अच्छा, फिर उसको एडमिट कर देता हूँ, कोई बच्ची है ये। अच्छा, तो बहरहाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नो डाउट इम्पोर्टेंट फॉर द मार्केटिंग through which the marketing activities are managed, but more important is the complete knowledge of the consumers or buyers. देखें, किसी भी मार्केट को अगर आप फतह करना चाहते हैं, किसी भी मार्केट को अगर आप फतह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए वो क्या है, कि आपको अपने कस्टमर्स को स्टडी करना होगा। यू विल हैव टू स्टडी योर कस्टमर्स। अगर, ठीक है जी, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को स्टडी करना होगा कि आपके कस्टमर्स कौन से हैं। अक्सर मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, मैं आप लोगों को हवा कढ़ाई खिलाऊंगा, हवा कढ़ाई, हवा तंदूरी और हवा पुलाव, हवा बिरयानी, सही है ना, अगर आप ये अच्छा टेस्ट करेंगे। खैर, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नो डाउट इम्पोर्टेंट फॉर द सर फिर मार्केटिंग। अक्सर भी हवा टेस्ट देंगे। वाह वाह वाह, देखा, ये जबान है तुम लोगों की, अल्लाह रहम करे तुम्हारी सांसों पर, जो तुम लोग जाओगे किसी के घर पर। खैर, तो भाई मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि यू विल हैव टू रीड द कस्टमर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर को रीड आउट करेंगे कि कस्टमर कैसा होना चाहिए और कैसा कस्टमर है। क्योंकि देखें, कस्टमर को आप नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को बदलना होता है। जैसा जैसे वो होता है ना, अल्लाह भला करे, जब लड़की किसी ससुराल जाती है तो लड़की को खुद को बदलना होता है, लड़के वो पूरा फैमिली तो नहीं बदल सकती, वो अकेली जाती है उस फैमिली में, तो उसको खुद को बदलना होता है। इसी तरह जो प्रोड्यूसर होता है वो तो अकेला होता है, लेकिन कस्टमर तो उसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो जो सेलर होते हैं वो अकेला होता है, तो वो अपने आप को बदलता है, अपने आप के अंदर चेंज लेकर आता है। वो चेंज लेकर आता है जो मार्केट डिमांड करती है, वो चेंज लेकर आ जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट द मेथड, ठीक है जी। अच्छा, तो marketing management for deep understanding of consumers' behavior, the knowledge of the following are is indispensable.
हु विल बी द बायर, आपका बायर होगा कौन, लड़का होगा, लड़की होगी, जवान होगा, बूढ़ा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, मुसलमान होगा, हिंदू ईसाई होगा, कौन आपका बायर होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम जाए नमाज बेच रहे हैं, अगर हम जाए नमाज बेच रहे हैं तो यकीनन हमारा मुसलमान कस्टमर हो सकता है। अगर हम टोपी बेच रहे हैं, टोपियाँ देना, टोपियाँ मतलब बेचना, आपको पता है मुसलमान ही टोपियाँ देते हैं ज़्यादातर आजकल ना। इसी तरह यानी कि तस्बीह है, तस्बीह भी मुसलमान। तो इसी तरह अगर वो मूर्तियाँ बेच रहे हैं तो वो हिंदू हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगा क्योंकि लाइट जाएगी ना इसलिए। तो मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा क्योंकि लाइट जाएगी ना। अच्छा खैर, आगे सुनाए क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स। अब हम बायर्स की क्लासिफिकेशन, कितने किस्म के बायर्स हमें मिलेंगे। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, सबसे अच्छे कंज्यूमर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इनको अच्छी तरह से पहले से ना आइडिया होता है तो, ठीक है जी। जो चेंज लाना है, जो चेंज नहीं लाता सबा बेटा, उसका कारोबार खत्म हो जाता है। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको मार्केट में रहने के लिए अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। आज अगर पीएनजी और यूनिलीवर कंपनीज 300 सालों से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, तो उनकी सबसे बड़ी वजह, सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी स्ट्रेटजी वो ये है, तो चेंज एज पर कंज्यूमर। वो अपने अंदर तब्दील लाते हैं एज पर कंज्यूमर। जैसे जैसे कंज्यूमर वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है, वो भी अपने अपने अंदर तब्दीली लेकर आते हैं और इस तरह ये मसले सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली रॉ मटेरियल की परचेजिंग करते हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स रॉ मटेरियल की परचेजिंग करते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर चेंज करते हैं, वो वर्किंग प्रोसेस में उसको डालते हैं, उसकी शक्ल तब्दील करते हैं, उसका नाम तब्दील करते हैं, उसको बेचते हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर वाला लकड़ी खरीदता है, लेकिन जब वो बेचता है ना लकड़ी को, उसकी शक्ल तब्दील करके कभी वो चेयर बेचता है, कभी वो टेबल बेचता है, कभी वो दरवाजा बेचता है, कभी वो खिड़की बेचता है, कभी वो बेड बेचता है, कभी अलमारी। होती सब की सब लकड़ी है, लेकिन वो उसकी शक्ल चेंज करता है, उसका नाम चेंज करता है, उसके पैसे चेंज करता है और उसको बेच देता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आप लोग माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप समझ रहे होंगे। द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, etc। तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, सिविल भी हो सकती हैं और आर्मी भी हो सकती हैं। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनकी भी काइंड होती है, जैसे जजेस है, जुडिशरी, बैंकिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल हेल्थ सेक्टर है और आर्मी है इनके। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे, आपकी डीलिंग किससे चल रही है वगैरह वगैरह। इसके बाद है कमर्शियल कंज्यूमर्स। कमर्शियल कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, कमर्शियल कंज्यूमर्स आर द कस्टमर्स हु परचेज द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सेल देम। In other words, they do not create utility further. Commercial buyers include wholesalers, retailers, superstores, departmental stores, common shops, etc. ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपने सुन लिया। इसके बाद कमर्शियल कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, दो हु परचेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सेल देम अहेड। वो खरीदते हैं और आगे उसको बेच देते हैं। खरीदा आगे बेचा, खरीदा आगे बेचा। तो ये कौन से कस्टमर्स होते हैं, दे आर बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स। कमर्शियल कंज्यूमर्स खरीद कर आगे बेचते हैं। फर्नीचर वाले मिसाल के तौर पर बड़े अच्छे फर्नीचर बेचते हैं शारा फैसल पर, नर्सरी पर। तो वो क्या करते हैं, वो बना बनाया खरीद कर बेचते हैं। ठीक है जी। तो ये कमर्शियल कंज्यूमर्स होते हैं। इस तरह मेडिकल स्टोर वाले एक जगह से खरीदते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं। कंपनी से खरीद कर आप जैसे आम लोगों को गोलियां दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी कमर्शियल कंज्यूमर्स होते हैं, बजाते खुद मेडिकल स्टोर वाले। लेकिन उनसे आप लोग ला के गोली खा लेते हैं, तो आप लोग नहीं कराएंगे। देखिए, कमर्शियल कंज्यूमर खरीदेगा आगे बेचने के लिए, जो अल्टीमेट बायर है वो खरीदेगा इस्तेमाल करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने साबुन खरीदा आगे बेच दिया, ठीक है जी। अब लेकिन लाइबा ने साबुन खरीदा और इस्तेमाल कर लिया। अब देखें दोनों में फर्क हो गया, एक ने खरीद कर आगे बेच दिया, दूसरे ने खरीद कर उसको खत्म कर दिया, इस्तेमाल कर लिया। तो ये दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस। तो कमर्शियल कंज्यूमर और अल्टीमेट बायर में डिफरेंस ये होता है, कमर्शियल कंज्यूमर बंदा खरीद कर आगे बेच देता है, जबकि जो अल्टीमेट बायर होता है वो खरीद कर आगे बेचता नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है।
ओके। अल्टीमेट बायर के बाद है सर्विस बायर्स। सर्विस बायर्स कौन से होते हैं? एज ऑब्वियस बाय नेम, सर्विस बायर्स आर द इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड services to their customers like education institutions, hospitals and dispensaries, travel agencies. तो ये सर्विसेज बायर्स होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। सिंपल, जो सर्विसेज देता है वो सर्विसेज बायर है। ठीक है जी। इतने किस्म की सर्विसेज आप देख भी रहे हैं। ठीक है जी। ट्रैवल एजेंसीज वाले होते हैं, तालीमी इदारे, हम खुद सर्विसेज एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, हॉस्पिटल्स भी। अच्छा, लैकिंग ऑफ द बायर फॉर मेकिंग सेल अ सक्सेस इट इज रिक्वायर्ड दैट द लैकिंग ऑफ द kinds of the buyers mentioned above should be analyzed। ठीक है जी। आपने क्या करना होगा? आपने देखना होगा कि आपकी जो कस्टमर्स हैं वो उनको पसंद है कि जो उनको पसंद है वो उनको दे दो, तो फिर जो है ना आपका आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आप देते हैं जो उनको पसंद नहीं है तो फिर आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज could adopt for this purpose। अच्छा, कस्टमर की पसंद को जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे अच्छा होता है सर्वे। मार्केट में निकल जाओ, कॉपी पेंसिल लेकर लोगों से सवालात करो, सवालात का जवाब मिलेगा। जब जवाब मिलेगा आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी। बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का बाइंग बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर को क्या पसंद है। ठीक है ना, हाउ डू दे बाय, कैसे वो खरीदते हैं, क्या चीज़ देखकर खरीदते हैं, उनकी हैबिट होती है, सोशल कस्टम होता है, उनका मजहब कहता है। मिसाल के तौर पर रमज़ान में अमूमन फ्रूट ज़्यादा खरीदा जाता है। अब रमज़ान में इसलिए खरीदा जाता है ज़्यादा क्योंकि हम रोज़े रखते होते हैं। जब रोज़े रखते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है जी। हम 2 टाइम खाना खाते हैं बजाय 3 टाइम के, अफ्तारी और सहरी। हम दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं, लेकिन हम 2 टाइम में 4 टाइम का खाना खाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हमारी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। बस शहरी में जो अक्सर मुसलमान इस तरह से खाना खाते हैं कि बस वो जिंदगी का आखिरी खाना खा रहे हैं, इतना ज्यादा खा लेंगे वो गर्दन तक उनकी जो है ना वो निवाले भरे होते हैं और पानी भर लेते हैं। फिर आखिरी में वो पानी भर लेते हैं, जो खाली खाली जगह रह जाती है ना वहाँ पे पानी भर लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, फिर अफ्तारी में भी वैसे टूट पड़ते हैं। अफ्तार पार्टी को भी अलग सिलसिला होता है। अब डिमांड कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए अब ये डिमांड क्यों बढ़ी है, रमजान आया है, रमजान में कहा गया भाई कम खाने का दर्ज दिया गया, दूसरों को साथ खिलाने का दर्ज दिया गया, उल्टा हो जाता है जो होता है वरना आपको बताइए। तो डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो एक सीजन हो गया, फिर क्या है, अब ईद पर नए कपड़े पे की ताकीद की गई है। ईद पर नए कपड़ों की ताकीद की गई, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि किसी गरीब को नए कपड़े दो, किसी गरीब को नए कपड़े पहनाओ। खैर अल्टीमेटली क्या होता है, कपड़ों की भी डिमांड हमारे यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ईदी देने और लेने का कॉन्सेप्ट, ईदी देनी होती है गरीबों को, अंधा बांटे नहीं अपनों अपनों में, अपने बच्चों को ईदी देके बंदा फारिग हो जाता है। आजकल तो रिश्तेदारों में भी ईदी देने का ट्रेंड जो है ना वो बहुत कम हो गया। पहले जिस तरह से रिलेटिव्स को दी जा रही थी, मतलब ईदी वगैरह, आप मतलब हमें बचपन में मिल गई, अब तो खैर हमें देते कोई नहीं है, उल्टा लेने वाले ज्यादा हो गए। मैं तो अब तो खिलाफ हो गया हूँ, ईदी होनी नहीं चाहिए ना, फायदा क्या। खैर इनसी आप बहुत अच्छे टाइम पे आपने ज्वाइन किया, हमारी क्लास का आखिरी मिनट चल रहा है और इनसी ने अभी हमने ज्वाइन किया। अच्छा जी, 12। तो हाउ डू दे बाय, कैसे खरीदारी करते हैं ये भी हमें देखना होगा। द मार्केटिंग प्लान है to know the consumer behavior should firstly know that how does a buyer purchase or under what impression and influence he decide to buy। फिलहाल यहीं तक रखेंगे। जो मैंने सवाल कंप्लीट पढ़ाया है वो आप कर लीजिएगा। अगर आपके नोट्स में आपको नजर ना आए या कोई इशू हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है जी। आज यहीं तक आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त हमारी क्लास एंड होगी। तो अगर किसी को सवाल है तो वो चैट में ही पूछ सकता है। और अपना सर आपका वक्त गुजर गया तो ईदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई यार क्या है कसम से। तो अभी मेरा वक्त कहाँ गुजर गया, अभी तो बच्चा